नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम सफर की, भारतीय संविधान। ये बना कैसे, इसकी पूरी कहानी की गहराई में उतरेंगे आज। जी बिल्कुल। एक कहानी जिसने आजाद भारत की कह सकते हैं बुनियाद रखी। हाँ, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी जानकारी हमारे पास, उससे जो सबसे जरूरी पहलू हैं, वो बड़े पल। वो लोग जिन्होंने इसे बनाया। हाँ, वो सोच विचार, पूरी प्रक्रिया और आखिर में वो दस्तावेज जो तैयार हुआ, उन सब की एक साफ तस्वीर पेश कर सकें। मतलब एक गहरी समझ बनाने की कोशिश। बिल्कुल। और चलिए शुरू करते हैं एक बड़े दिलचस्प बात से। ये जो हमारा संविधान है, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। पता है इसे बनाने में वक्त कितना लगा? ये बहुत लोग पूछते हैं। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, लगभग 3 साल। और खर्चा उस जमाने के हिसाब से सोचिए, करीब 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपीस। ये सुनने में शायद आज कम लगे, पर उस समय ये बहुत बड़ी रकम थी। बिल्कुल। ये आंकड़े ये एहसास दिलाते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण काम था। हाँ। तो तैयार हैं, चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है करीब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद। हाँ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, माहौल बदल रहा था। बिल्कुल। और भारत की आज़ादी अब बस कुछ ही दूर लग रही थी। जी इसी माहौल में 1946 में वो कैबिनेट मिशन प्लान आया। हाँ, कैबिनेट मिशन। उसने ही एक तरह से रास्ता साफ किया कि भाई भारतीय अपना संविधान बनाने के लिए खुद अपनी एक सभा बनाएंगे। संविधान सभा। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई सरकारी आदेश नहीं था। एक देश जो सदियों से गुलाम था, उसके लिए अपना संविधान बनाना वो सिर्फ कानून लिखना नहीं था। हाँ, ये तो अपनी पहचान गढ़ने जैसा था। बिल्कुल, अपनी किस्मत अपने हाथ में लेना, भविष्य का भारत कैसा होगा ये तय करना। मतलब नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, सरकार कैसे चलेगी। हाँ, सरकार की सीमाएं क्या होंगी, ये सब कुछ एक नए राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित करने जैसा। सही कहा। तो ये सभा बनी कब? 6 दिसंबर 1946 को। जी, 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। और शुरू में इसमें सदस्य थे 389। हाँ, 389 सदस्य तय हुए थे। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से भी थे, जो देसी रियासतें थी वहां से भी। हाँ, और वो चीफ कमिश्नर प्रांतों से भी, मतलब हर जगह से। बिल्कुल, कोशिश थी कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हो। लेकिन फिर अगस्त 1947 में देश का बंटवारा हो गया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ था। उससे तस्वीर बदली। सदस्य संख्या कम हो गई। हाँ, कई सदस्य पाकिस्तान चले गए, तो सभा में रह गए 299 सदस्य। और पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। जी, अब देखिए, इन आंकड़ों से ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये जो सदस्य थे, 389 हो या बाद में 299, ये बहुत अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। अलग सोच, अलग विचारधारा, अलग क्षेत्र। हाँ, मतलब उस समय का भारत जैसा था, विविधताओं से भरा हुआ। बिल्कुल, उसकी एक झलक थी इस सभा में। और बंटवारे की बात तो चुनौती शायद और बढ़ गई थी। कैसे? अब एक ऐसे देश के लिए संविधान बनाना था जिसने विभाजन का भयानक दर्द झेला था। एकता सबसे बड़ी जरूरत थी। हाँ, ये बात तो है। तो ये जो विविधता थी सभा में, ये सिर्फ एक तथ्य नहीं था, ये पूरी प्रक्रिया के केंद्र में थी कि भाई इतने मतभेदों के बीच सहमति कैसे बने। ये सबसे बड़ा सवाल था। और इसी बड़े काम को दिशा देने के लिए जाहिर है कई बड़ी हस्तियां और समितियां भी बनी होंगी। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो जो सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जी, पहले 2 दिन के लिए। फिर स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो अंत तक अध्यक्ष रहे। जी हाँ। लेकिन जब हम संविधान के ड्राफ्ट की बात करते हैं, उसके मसौदे की, तो फिर डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है। बिल्कुल। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी भूमिका केंद्रीय थी। लेकिन और भी समितियां थी ना, जैसे सलाहकार समिति। हाँ, बहुत सारी समितियां थीं। सलाहकार समिति थी जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। फिर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उद्देशिका समिति थी। नियम समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद थे। कई थीं। तो मतलब काम बटा हुआ था। हाँ, काम बटा हुआ था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और उनकी प्रारूप समिति का काम शायद सबसे मुश्किल था। वो क्यों? क्योंकि उन्हें इन सारी समितियों के सुझावों को, दुनिया भर के संविधानों के अध्ययन को और भारत की जो जमीनी हकीकत थी, उन सब को मिलाकर एक कोहेरेंट, एक सुसंगत दस्तावेज तैयार करना था। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी। और ये सिर्फ मतलब कहीं से कुछ कॉपी करके पेस्ट करने जैसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत बहसें हुई, असहमतियां भी हुई,
उन सबको समेटना, उनमें तालमेल बिठाना, ये एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी। कल्पना कीजिए कितनी अलग अलग राय आई होंगी। तभी शायद इतना वक्त लगा, ये जो हम कहते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन। हाँ, ये वक्त सिर्फ लिखने में नहीं लगा। ये सोचने, बहस करने, सहमति बनाने में लगा। बिल्कुल। इस दौरान कुल 11 सत्र हुए। 11 सत्र। हाँ, और उनमें 166 दिन बैठकें चलीं। बाकायदा बहसें होती थी। और क्या ये सब बंदरबाजों के पीछे हो रहा था? नहीं नहीं, ये भी एक खास बात है। जो संविधान का मसौदा था उसे पब्लिक किया गया। अच्छा। आम लोगों के लिए। हाँ। आम लोगों के लिए, विशेषज्ञों के लिए अखबारों में छपा। सुझाव मांगे गए सबसे। ये तो बड़ी बात है। जी, और हजारों संशोधन प्रस्ताव आए। उन पर फिर सभा में गंभीरता से विचार हुआ। तो ये एक तरह से काफी खुली प्रक्रिया थी। हाँ, ये लंबी और पारदर्शी प्रक्रिया ही है जो इस संविधान को इतनी ताकत देती है। ये दिखाता है कि इसे कितनी बारीकी से, कितने सोच विचार के साथ तैयार किया गया। हर शब्द पर, हर अनुच्छेद पर बहस हुई। मतलब ये सिर्फ कुछ नेताओं का काम नहीं था। नहीं, इसमें कोशिश की गई कि एक हद तक पूरे देश की भागीदारी हो। ये दिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देना नहीं है, बल्कि नीतियां कैसे बने, उसमें भी व्यापक बहस और सहमति की गुंजाइश होनी चाहिए। सही कहा। इसी प्रक्रिया ने शायद इसे वो नैतिक बल दिया जो आज भी है। बिल्कुल। और फिर वो दिन आया जब ये बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949। हाँ, 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा ने इस दस्तावेज को अपनाया, अंगीकार किया। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। जी। लेकिन इसे लागू करने के लिए थोड़ा इंतजार किया गया। हाँ, 2 महीने का। और तारीख चुनी गई 26 जनवरी 1950। इसकी भी कोई खास वजह थी ना? बिल्कुल बिल्कुल। 26 जनवरी की तारीख का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक खास महत्व है। अच्छा, वो क्या? 1930 में इसी दिन 26 जनवरी को लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। ओहो, हाँ, पूरी आजादी का संकल्प। जी। तो जब संविधान तैयार हुआ तो नेताओं ने सोचा कि इसे लागू करने के लिए इस ऐतिहासिक दिन से बेहतर और क्या हो सकता है। तो ये उस संकल्प को एक सम्मान देने जैसा था। बिल्कुल। ये याद दिलाना था कि ये संविधान उसी आजादी के लंबे संघर्ष का नतीजा है। तो 26 नवंबर को संविधान तैयार हुआ और अपनाया गया। हाँ, और 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, सही मायनों में। और इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जी हाँ। चलिए अब थोड़ा संविधान के अंदर झांकते हैं, इसकी कुछ खास बातें। सबसे पहले तो यही कि ये बहुत लंबा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। हाँ, ये अक्सर कहा जाता है, लेकिन लंबाई से ज्यादा जरूरी है कि इसमें है क्या। हाँ। इसने भारत के लिए किस तरह की व्यवस्था चुनी? बताइए। देखिए, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें। पहली, इसने भारत को एक संघीय ढांचा दिया। फेडरल स्ट्रक्चर। हाँ, फेडरल, लेकिन एक मजबूत केंद्र के साथ। मतलब शक्तियां केंद्र और राज्यों में बटी रही हैं, जैसे अमेरिका या कनाडा में होता है। हाँ। पर कई अहम मामलों में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। ये भारत की जो विशालता है, विविधता है, उसे संभालने के लिए जरूरी समझा गया। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, हमने संसदीय प्रणाली अपनाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटेन की तरह। हाँ, काफी हद तक ब्रिटेन की तरह। यानी जो सरकार है, कार्यपालिका, वो संसद के प्रति जवाबदेह है। राष्ट्रपति हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, पर असली ताकत प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है। और ये क्यों चुना गया? क्योंकि ये प्रणाली हमें ब्रिटिश राज से थोड़ी विरासत में मिली थी, हम इससे परिचित थे, और इसे ज्यादा जवाबदेह माना गया। ठीक है। और आम नागरिकों के लिए क्या खास है इसमें? वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, वो तो समझिए संविधान की आत्मा है। आत्मा, हाँ बिल्कुल। ये वो अधिकार हैं जो राज्य भी आपसे आसानी से छीन नहीं सकता, जैसे बराबरी का हक, बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, और भी है। ये नागरिकों को मजबूती देते हैं और सरकार पर एक तरह का अंकुश लगाते हैं। और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है ना, डीएसपी। जी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ये मौलिक अधिकारों की तरह कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए गाइडलाइन है। गाइडलाइन मतलब ये बताते हैं कि सरकार को देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, इन सब की दिशा में। और इन सब पर नजर रखने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए, उसके लिए है एक स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स,
उनका काम है संविधान की रक्षा करना और ये देखना कि कानून संविधान के दायरे में है या नहीं। एक और शब्द जो बहुत सुनने में आता है, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। हाँ, सेक्युलरिज्म भारत जैसे देश के लिए ये शायद सबसे अहम सिद्धांतों में से एक है। इसका मतलब क्या है संविधान में? इसका सीधा मतलब है कि राज्य का यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अच्छा। और राज्य सभी धर्मों के साथ बराबर का बर्ताव करेगा। किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये तो बहुत जरूरी है। जी हाँ, इस पर संविधान सभा में काफी बहस हुई थी और आखिर में इसे भारत की एकता और अखंडता के लिए जरूरी मानकर अपनाया गया। तो ये पश्चिमी सेक्युलरिज्म से अलग है? हाँ, थोड़ा अलग है। पश्चिम में अक्सर धर्म और राज्य को बिल्कुल अलग रखा जाता है। भारत में राज्य धर्म से एक समान दूरी तो रखता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जैसे समाज सुधार के लिए धार्मिक मामलों में दखल भी दे सकता है। ये बारीक बात है। तो ये सारी चीजें, संघीय ढांचा, संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्षता, ये सब मिलकर भारत की कैसी तस्वीर बनाती हैं? ये मिलकर एक ऐसे भारत की तस्वीर बनाती हैं जो लोकतांत्रिक हो, जहां नागरिकों को अधिकार मिले, जहां अलग अलग तरह के लोगों और संस्कृतियों का सम्मान हो और जहां सब कुछ कानून के हिसाब से चले। एक संतुलन बनाने की कोशिश। बिल्कुल। एकता और विविधता के बीच संतुलन, व्यक्ति की आज़ादी और समाज की ज़रूरतों के बीच संतुलन, केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच संतुलन, ये एक बहुत ही जटिल संतुलन साधने की कोशिश है। और क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है? हाँ, यहीं पर एक अहम सवाल उठता है कि 70-75 साल पहले जो सिद्धांत बनाए गए, वो आज की जो नई चुनौतियां हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, पर्यावरण के मुद्दे हैं, हाँ। इन सब का सामना करने में ये सिद्धांत कितने कामयाब हैं, ये एक लगातार चलने वाली बहस है। सही बात है। अच्छा, अब जरा वापस उस खर्चे पर आते हैं। 64 लाख रुपए। हाँ, 64 लाख। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। 8 अनुसूचियां? अब तो 12 हैं शायद। जी हाँ, समय के साथ संशोधन हुए और अब 12 अनुसूचियां हैं। तो ये जो 64 लाख का खर्चा था, इसे कैसे देखना चाहिए? देखिए, इसे आज के पैसों से तौलना ठीक नहीं होगा। उस समय की वैल्यू बहुत अलग थी। हाँ, वो तो है। इसे इस नजर से देखना चाहिए कि ये सिर्फ पैसे का खर्च नहीं था, इसमें वो हजारों घंटे लगे जो बहस में गए, विशेषज्ञों की सलाह ली गई, कितने कर्मचारी लगे और सबसे बड़ी बात, वो समय और वो समर्पण जो एक नए राष्ट्र की नींव रखने में लगा। ये एक निवेश था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा निवेश था। ये दिखाता है कि संविधान बनाने को कितनी ज्यादा अहमियत दी गई थी। बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें तो कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का सपना है, एक वादा है, लोकतंत्र का, बराबरी का, आजादी का, न्याय का। जी। ये वो धुरी है जो भारत की इतनी सारी विविधताओं को एक साथ जोड़कर रखती है। हाँ, और शायद इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ समाज की जरूरतों के हिसाब से बदल सकता है, विकसित हो सकता है, संशोधन की प्रक्रिया है इसमें। हाँ, ये बात तो है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका महत्व सिर्फ भारत के लिए नहीं है, इसने दुनिया को भी एक रास्ता दिखाया। वो कैसे? इसने दिखाया कि इतनी गरीबी, इतनी निरक्षरता, इतनी सामाजिक और धार्मिक जटिलताओं के बावजूद एक बहुत बड़े देश में लोकतंत्र कामयाब हो सकता है। हाँ, ये तो मिसाल है। जी, दुनिया के कई नए देशों ने जब वो आज़ाद हुए तो भारतीय संविधान से प्रेरणा ली, और ये लगातार जो विकसित हो रहा है, ये दिखाता है कि एक राष्ट्र कैसे अपनी उम्मीदों को, अपनी आकांक्षाओं को कानून और संस्थाओं के जरिए सच बनाने की कोशिश करता रहता है। तो आज हमने इस पूरी कहानी के कई जरूरी पड़ावों को समझा। संविधान सभा कैसे बनी, कौन थे वो लोग जिन्होंने इसे रचा, क्या प्रक्रिया थी, क्या बहसें हुई, हाँ, और इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। हमने सिर्फ तथ्यों पर ही नहीं बल्कि उनके पीछे की सोच और चुनौतियों को भी समझने की कोशिश की। और जाते जाते मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जिन निर्माताओं ने ये संविधान बनाया, उन्होंने भविष्य के भारत की एक कल्पना की थी, कुछ सिद्धांतों पर उसे खड़ा किया था। आज इतने सालों बाद क्या हम उन सिद्धांतों पर, उनकी उस कल्पना पर खरे उतर पा रहे हैं? गहरा सवाल है। और ये जो बात है कि संविधान जीवंत है, यानी बदल सकता है, क्या ये हमेशा इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है,
या कभी-कभी एक चुनौती भी बन जाती है जब वो मूल सिद्धांती बहस का मुद्दा बन जाते हैं जिन पर ये टिका है। इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल। सोचने के लिए एक अहम नुक्ता। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी ये बातचीत पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की तह तक जाने के लिए। नमस्कार।